नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूं आप बहुत अच्छे होंगे। जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूं। उत्सव, कुलदीप, सरिता, पुष्पा, जरीना, आरती, रॉबिन, बबीता, प्रिंस, नितिन, सौरभ, महिपाल, देव, विशाल, कलम, आकाश, लवी, अनामिका, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्ति अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। जैसा कि आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी कि मैम हम संवैधानिक स्रोत कब पढ़ेंगे, हम जो है कॉन्स्टिट्यूशनल सोर्सेज को कब पढ़ेंगे, तो मैंने आपसे कहा कि धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, आपको परेशान होने की इसके लिए ज़रूरत नहीं है। तो बेटा जी, आपका आज का जो टॉपिक है वो क्या है? वो आपका टॉपिक है संविधान के स्रोत और संविधान की समितियां। जो संविधान सभा जब आपकी बनी थी, उसने संविधान बनाने के लिए क्या किया था? कुछ संवैधानिक समितियां बनाई थी, मतलब संविधान सभा ने। तो वो कौन कौन सी समितियां थी वो भी हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके कॉन्स्टिट्यूशनल सोर्सेज, जो आपके संविधान के स्रोत हैं, मतलब आपके संविधान में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मौलिक अधिकार हैं, आपके संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं, आपके संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं प्यारे बच्चे, ये हमने कहाँ से ली हैं या कितने देशों के संविधान से हमने ली हैं? मैंने जब आपको पढ़ाया था संविधान के बारे में तो मैंने आपको बताया था कि 60 देशों के संविधान को आपके संविधान निर्माताओं ने पढ़ा है और मतलब ऑब्जर्व किया है, और ऑब्जर्व करने के बाद क्या किया है, फिर मैम हमारे संविधान को मतलब उन्होंने बनाया, और कितने संविधान से मिलकर हमारे संविधान को बनाया गया है वो चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि हमारे संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके क्वेश्चंस जो हैं यहाँ से बनते हैं और एसएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछता भी है। तो प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो आपको ये बता दूं कि यहाँ पर जब हम बात करेंगे बच्चा, तो आप यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे संविधान के स्रोत। तो देखिएगा, यहाँ पे आप ध्यान से समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, जो चीज़ें मैं आपको कहूँगी उनको आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं आपसे बात करती हूँ बच्चे, तो सबसे पहले लिखा है कि संविधान निर्माण के समय संविधान सभा ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था और उनकी अच्छी बातों को, जो भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल थी, उनको एक्सेप्ट किया था, उनको अपनाया था। यानी टोटल कितने कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को रीड किया गया था या ऑब्जर्व किया गया था? तो आप कहोगे कि मैम टोटल 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन का स्टडी किया गया था, और उसके बाद में से उसमें से उन चीजों को लिया गया जो वहां पर बहुत अच्छी थी। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि आपसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगी कि संविधान निर्माताओं ने कितने देशों के संविधान को पढ़ा, तो आप कहोगे मैम 60 देशों के संविधान को, और जो चीजें उनको उस देश के संविधान में अच्छी लगी उन्होंने उस चीज को उस देश से उठा लिया। तो मैम क्या 60 देशों से उठाया था? नहीं बेटा, नहीं बेटा, 60 देशों से नहीं। आप कहोगे कि 60 देशों के संविधान को पढ़ा था, लेकिन 10 कंट्रीज यानी 10 देशों के संविधान को प्यारे बच्चे क्या किया गया था? आप कहोगे कि मैम 10 देशों के संविधान से ही हमने चीजों को अपनाया है। पढ़ा तो 60 देशों के संविधान को था, लेकिन कितने देशों के संविधान का प्रभाव पड़ा? 10 देशों के, जो कि बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं। तो क्या लिखा है कि संविधान निर्माण के समय संविधान सभा ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था और उनकी अच्छी बातों को, जो भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल थी, निसंकोच ग्रहण किया था, मतलब एक्सेप्ट किया था। हम क्या करते हैं, जैसे हमें किसी के अच्छी बातें, अगर कोई बात अच्छी लगती है तो हम सोचते हैं भाई ऐसा मुझे भी बनना चाहिए, है ना, लेकिन किसके अकॉर्डिंग? अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि हम हर चीज में दूसरों की कॉपी नहीं कर सकते। हमें पहले यह भी देखना होगा कि हम जिस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं क्या वो हमारी परिस्थितियों के अनुकूल हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने भी इस चीज को देखा कि क्या जो चीजें हम दूसरे देशों के संविधान से ले रहे हैं क्या वो भारतीय परिस्थितियों के अनुसार हैं, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई? आगे देखिएगा, वैसे भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है। किसका पड़ा है बेटा जी? मैम भारत पर सबसे, मतलब भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है?
तो आप कहोगे कि मैम वो पढ़ा है भारतीय शासन अधिनियम 1935 का। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रभाव किस अधिनियम का पड़ा है? 1935 के अधिनियम का। भारतीय संविधान में अन्य देशों से ग्रहण किए गए प्रावधान इस प्रकार हैं। जैसे सबसे ज्यादा प्रभाव आपसे पूछेंगे तो आप कहोगे मैम कि सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारतीय शासन अधिनियम 1935। इतनी बात समझ में आई है? क्या यहां तक बात आपको समझ में आई है? ये बताइए फटाफट। ठीक है, तो आप देखोगे यहां पर कि भाई वो आपके कौन कौन से देश हैं। तो बेटा जी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि 60 देशों के संविधान को पढ़ा था और 10 देशों के संविधान का प्रभाव आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे है। कितने देशों का प्रभाव है? 10 देशों का प्रभाव। तो वो 10 देश आपके कौन कौन से हैं? वो आपके 10 कंट्रीज कौन कौन से हैं? ठीक है, बस हमें यह जानना है कहां से क्या लिया गया है। अब आपको इसको मैं शॉर्ट में लिखकर बताऊं जितना मैंने आपको बताया। मैंने बेटा जी आपको यह बताया कि अगर हम यहां पर बात करते हैं तो बहुत साधारण सी बात है। मैंने आपको बताया कि आपका जो भारतीय संविधान है, आपका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान, ठीक है, अगर मैं बात करती हूं तो इसको बनाने के लिए कितने देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया था? तो आप कहोगे कि 60 देशों के संविधान का अध्ययन, 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था। ठीक है, इतने देशों के संविधान को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, हमारे संविधान निर्माताओं ने पढ़ा था। कितने देशों से चीजों को लिया है? तो 10 देशों का प्रभाव हमारे संविधान पर देखने के लिए मिलता है। यानी 60 को पढ़ा और 60 में से केवल 10 देशों से चीजों को लिया है। और मैम सबसे अधिक प्रभाव इस पर भारतीय शासन अधिनियम 1935 का पड़ता है। सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? तो आप कहेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। बस इतनी सी चीज बेटा जी मैंने आपको बताई है, भारतीय शासन अधिनियम 1935। इतनी सी चीज मैंने आपको बस बताई है, इतनी सी चीज। ठीक है, ये आपको समझ में आया? अब आगे देखिए यहां पर प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे यहां पर बात करती हूं तो देखिएगा आपका यहां पर ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपका आता है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ब्रिटेन के संविधान से हमने किन किन चीजों को लिया है। ध्यान से, सबसे पहले हमने लिया है यहां से संसदीय शासन पद्धति, यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने लिया है। पार्लियामेंट्री सिस्टम पूरा मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, कहां से लिया है? संसदीय शासन पद्धति से हमने लिया है। क्लियर है? यहां पर बेटा जी द्विसदनीय व्यवस्था यानी कि बाई कैमरल सिस्टम है। अब मैम द्विसदनीय व्यवस्था क्या होती है? द्विसदनीय व्यवस्था क्या होती है मैम? तो बेटा जी जहां पर 2 सदन होते हैं, जहां पर 2 सदन होते हैं वहां पर हम कह सकते हैं कि मैम द्विसदनीय। जैसे 2 सदन अगर मैं आपसे बात करूं तो बेटा जी जैसे आपका लोकसभा और आपका राज्यसभा, और आपके स्टेट में होता है एक लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, और स्टेट में ही एक होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि विधान परिषद। लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद। तो विधानसभा और विधान परिषद कहां पर है? राज्य में है। लोकसभा और राज्यसभा कहां पर है? सेंटर में है। लेकिन ध्यान रखना कि जहां 2 सदन होंगे वहीं पर द्विसदनीय व्यवस्था होगी। जैसे अगर मैं स्टेट की बात करती हूं, अगर मैं राज्य की बात करती हूं, तो प्यारे बच्चे राज्य कितने हैं? 28। लेकिन 28 में से केवल 6 राज्यों में, 28 में से मैम केवल 6 राज्यों में 2 सदन हैं और बाकी राज्यों में बेटा जी एक ही सदन है, विधानसभा। यानी विधानसभा तो 28 के 28 राज्यों में है, लेकिन विधान परिषद केवल 6 राज्यों में है। मैं अगेन रिपीट कर देती हूं,
बेटा पढ़ने पर फोकस करो, जितना कमेंट करोगे उतना कम समझ में आएगा। मैंने आपसे बोला कि द्विसदनीय व्यवस्था, ये आपकी द्विसदनीय व्यवस्था कितने राज्यों में है? केवल 6 में, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली केवल 6 में है। और विधानसभा जो है प्यारे बच्चे, विधानसभा की अगर हम बात करते हैं तो वो 28 के 28 राज्यों में है। तो 2 सदन केवल कितने राज्यों में है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे 6 में। लेकिन आपके सेंटर में लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही मिलेंगी हमेशा, क्योंकि सेंटर तो एक है लेकिन राज्य 28 है। 28 में से 6 में 2 सदन है। मैम बाकी में क्यों नहीं है? क्योंकि मैम बाकी में केवल विधानसभा है। ठीक है, आगे देखिए। आगे देखिए, यहां पर लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व आर्टिकल लिखा हुआ है सामने। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, यहां पे आपको मैं बता दूं कि जो आपके लोकसभा के मेंबर्स होते हैं वो जो भी काम करते हैं तो उनको अपने कामों के लिए क्या होना होता है? रिस्पॉन्सिबल। उनको अपने कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है, मतलब उत्तरदायित्व उनका होता है। जैसे आप हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए है? मैं मम्मी पापा के लिए है। अगर हम कोई भी गलत काम करेंगे तो कौन डांटेगा? मम्मी पापा डांटेंगे। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो शाबाशी कौन देगा? मम्मी पापा देंगे। तो यहां पे जो आपका मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल कौन है? तो मैं मंत्रिमंडल वही लोग होता है जिनको हम लोकसभा में भेजते हैं, और लोकसभा में से क्या बनता है? मंत्रिमंडल बन जाता है। मंत्रिमंडल लोकसभा से भी हो सकते हैं मंत्री, और राज्यसभा से भी हो सकते हैं, लेकिन इनकी जिम्मेदारी केवल लोकसभा के लिए ही क्यों रहती है? इसलिए रहती है क्योंकि बेटा लोकसभा जनता का सदन होता है। अब ये आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा। क्यों नहीं आ रहा होगा? क्योंकि ये सब मैं एक्सप्लेन करूंगी। एक दिन में आप पूरी पॉलिटी नहीं पढ़ सकते हैं। तो अभी आपको ब्रिटेन से हमने क्या लिया है? संसदीय व्यवस्था। ब्रिटेन से क्या लिया है? द्विसदनीय व्यवस्था। ब्रिटेन से क्या लिया है कि लोकसभा के प्रति जो मंत्रिमंडल है उसका उत्तरदायित्व होगा। लोकसभा जो भी काम करेगी, मंत्रिमंडल जो भी काम करेगी वो लोकसभा से के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। लोकसभा उससे क्वेश्चन कर सकती है, जैसे आपके माता पिता आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए यहां पर प्यारे बच्चे। नेक्स्ट, राष्ट्र के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता और वास्तविक शक्तियां मंत्री परिषद में निहित होना। अब ये क्या है? इसको मैम थोड़ा साधारण शब्दों में समझाओ। बेटा जी यहां पे कहने जा रहे हैं कि जो राष्ट्रपति है ना, उनके पास में सारी शक्तियां होती हैं। जितनी भी कार्यपालिका शक्तियां हैं, जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर हैं, सब राष्ट्रपति के पास हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि नाम के लिए हैं, क्योंकि रियलिटी में उनका यूज कौन करता है? मंत्री परिषद। और इस मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो ये कॉन्सेप्ट भी कहां से लिया है? ब्रिटेन से, कि सारी शक्ति राष्ट्रपति को दे दो। लेकिन बेचारे राष्ट्रपति के पास तो नाम की शक्ति है। रियल पावर किसके पास है? मैम रियल पावर जो है वो आपकी मंत्री परिषद के पास है, क्योंकि प्रैक्टिकली जो यूज करती है वो मंत्री परिषद करती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखिए, एकल न्यायिक प्रणाली। हमारे यहां पर सिंगल जुडिशियल सिस्टम है। जैसे हमारे यहां पे सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो इस तरीके से हमारे यहां पर क्या बनी हुई है? न्यायपालिका। तो आपके यहां पर सिंगल जुडिशियल सिस्टम कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, विधि निर्माण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग। हमारे यहां पर जो कानून बनते हैं, हमारे यहां पर बेटा जी जो कानून बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं? तो वो हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से। कानून बनाना किसका काम है? मैम सेंटर में संसद का और स्टेट में विधानमंडल का। तो जो कानून बनते हैं वो प्रोसीजर कहां से लिया है? ब्रिटेन से। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ बच्चे बस पूरी क्लास में कमेंट ही करेंगे, करते रहिए बेटा। जब आप नहीं मानते हैं तो फिर क्या ही किया जा सकता है? आपके आगे हमें ही झुकना पड़ता है। आपके यहां पर विधि का शासन है, रूल ऑफ लॉ है, मतलब आपके यहां पर कानून सबसे ऊपर है।
कानून क्या है, सबसे ऊपर है। आपके यहां पर एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है, यानी आपके यहां पर ऐसा नहीं है कि भाई आपके यहां राज्य की नागरिकता अलग है और देश की अलग है। आपके यहां पर पूरे भारत की एक ही नागरिकता है। कहां से लिया है, ब्रिटेन से। ब्रिटेन से मैम हमने लिया है। विधायिका के सदस्यों के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां, मतलब आपके जो एमपी और एमएलए होते हैं, आपके जो एमपी और एमएलए होते हैं बेटा, उनको कुछ विशेषाधिकार दिए जाते हैं। मैम कैसे विशेषाधिकार, मैम कैसे प्रिविलेज मिलते हैं उनको, जैसे अगर आप कोई क्राइम करते हो तो पुलिस आपको तुरंत अरेस्ट करके ले जाएगी, लेकिन एमपी और एमएलए अगर कोई क्राइम करते हैं तो उनके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। मैम वो हम कहां पढ़ेंगे, जब मैं आपको एमपी एमएलए के बारे में पढ़ाऊंगी। तो एमपी एमएलए को क्या मिली हुई है, कुछ छूट मिली हुई है। उन्हीं छूटों को कहते हैं कि एमपी और एमएलए के विशेषाधिकार होते हैं। ठीक है, आगे देखिए। विधायिका में अध्यक्ष की भूमिका, मतलब जो स्पीकर का रोल होता है। स्पीकर कहां कहां होता है बेटा, स्पीकर लोकसभा में होता है और स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा में होता है। लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा में होता है। ठीक है, विधानसभा में होता है और लोकसभा में। तो ये जो इन दोनों जगह पर काम करता है, ये जो रोल प्ले करता है, उसमें आपकी इसकी क्या भूमिका है, ये हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन से। तो ये जो भी रोल प्ले करता है वो ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, संसद एवं विधान मंडलों की प्रक्रिया, पूरा लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, जो भी आपका प्रोसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज होता है। ठीक है, वैसे तो विधान मंडल को बोलते हैं लेजिस्लेचर, इसकी इंग्लिश ठीक करना। विधान मंडल को बोलते हैं बेटा जी लेजिस्लेचर। तो यहां पर जो भी प्रोसीजर्स होते हैं सब ब्रिटेन से। मैंने बताया ना कि पूरा का पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन से। तो जो कानून बनेंगे वो भी ब्रिटेन की तरह हम बनाते हैं। हमारे यहां पर जो अंग्रेज थे उन्होंने शासन किया, कहां के थे अंग्रेज, ब्रिटेन से आए थे। लेकिन उसके बाद भी हमने ब्रिटेन के संविधान से बहुत सारी चीजों को लिया है। ठीक है, उसके बाद में बेटा जी सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय। आपने देखा है कि इलेक्शन होते हैं, जी मैम इलेक्शन होते हैं। आपने ये भी देखा है इलेक्शन में बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, जी मैम। अब मान लीजिए कि एक जगह है, यहां से ए खड़ा हुआ है, बी भी खड़ा हुआ है, सी भी खड़ा हुआ है। तो ए को मिलते हैं 100 वोट, बी को मिलते हैं 80 वोट, सी को मिलते हैं 150 वोट्स। बताओ कौन जीतेगा, बताओ कौन जीतेगा, चलो बताओ, आप ही बताओ कौन जीतेगा, ए जीतेगा, बी जीतेगा, सी जीतेगा। मतलब जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वही जीत जाएगा, ये सिंपल सी बात है। तो ज्यादा वोट जो मिलते हैं वही जीतेगा। ये कॉन्सेप्ट कहां से लिया है, ब्रिटेन से। बच्चा कह रहा है मैम सी विन होगा, सी विन होगा मैम। बच्चा कह रहा है सी विन होगा मैम। ठीक है, वेरी गुड। तो ये कहां से लिया है हमने, ब्रिटेन से लिया है। आगे आइए नेक्स्ट, आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, डीपीएसपी कहां से लिए गए हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व। मैम आयरलैंड से। कहां से लिए गए हैं बेटा जी, आयरलैंड से। उसके बाद में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा में योगदान के आधार पर राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों का मनोनयन। आपका एक हाउस मैंने आपको बताया है। जल्दी बताओ राज्यसभा किसका सदन है, राज्यसभा किसका सदन है, जल्दी बताओ। तो आपको मैं बता दूं कि जो राज्यसभा होता है यहां पर बेटा जी 12 सदस्य
उनको किया जाता है मनोनीत। मनोनीत को इंग्लिश में बोलते हैं नॉमिनेट। क्या किया जाता है बेटा जी? नॉमिनेशन। और कितने सदस्यों का किया जाता है? 12 सदस्यों का। कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं मैम। प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, लेकिन कहां से लाते हैं प्रेसिडेंट ये 12 सदस्य? तो वो आपके साहित्य यानी लिटरेचर वाले एरिया से हो सकते हैं, कला यानी कि आर्ट वाले क्षेत्र से हो सकते हैं, विज्ञान यानी कि समाज सेवा के साइंस के क्षेत्र से हो सकते हैं, समाज सेवा यानी सोशल सर्विस के क्षेत्र से हो सकते हैं। तो आप कहोगे कि ये जो 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं, वो आपका कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है? आप कहोगे कि वो लिया गया है मैम आयरलैंड से। आयरलैंड से हम लोगों ने लिया है, और राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं, और राज्यसभा संसद का एक सदन है। ठीक है, आगे राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, मतलब कौन कौन वोट करेगा, और राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति मतलब इलेक्शन कैसे होगा। तो आपके राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होगा और उसमें वोट कौन कौन करेगा, ये कॉन्सेप्ट कहां से लिया है मैम? आयरलैंड से। ये जितने बच्चे हैं कमेंट वाले सब अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि इसमें लिखकर भी अगर मैं आपको बताऊंगी तो अभी आप सोचो कि मुझे सब समझ आ जाएगा। नहीं आएगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि सोर्सेस के द्वारा आप पूरी पॉलिटी को एक तरीके से पढ़ रहे हो। आप एक दिन में पूरी पॉलिटी पढ़ सकते हो? नहीं। मैंने कल ही आपको बोला था कि बेटा आपको सबसे पहले यह समझना है कौन सी चीज कहां से ली गई है। आप इसमें यह सोच रहे हो कि मैं सारे टॉपिक्स को डिटेल में समझ लूं? नहीं, अभी आपको केवल इतना समझना है कि हमने कौन सी चीज कहां से ली है। यह नहीं समझना है कि उसका सेंस क्या है, क्योंकि सेंस के लिए तो पूरी पॉलिटी पढ़नी है। ये मैंने कल ही आपको बोला था, और इसीलिए मैं इस चैप्टर को भी अवॉइड कर रही थी कि सबसे लास्ट में करवा दूंगी। बोला था ना मैंने आपको, लेकिन आप फिर भी बेटा लगातार मैसेज कर रहे हैं कि मैम डिटेल में बताएं, मैम डिटेल में बताएं। बेटा पूरी पॉलिटी थोड़ी पढ़ लेंगे हम लोग एक दिन में, आप खुद सोचो। अभी केवल कितना जानना है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल ये क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि जो लोग वोट देते हैं उसको निर्वाचक मंडल बोलते हैं। पद्धति मतलब राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होगा। अब इसका तरीका कि भाई कौन कौन शामिल होता है ये तो हम राष्ट्रपति में पढ़ेंगे ना। मेथड क्या होता है ये तो हम राष्ट्रपति में पढ़ेंगे ना, कि आप एक ही दिन में सारी पॉलिटी पढ़ लोगे, नहीं। और जहां पीडीएफ की जरूरत है वहीं पीडीएफ यूज होगी, जहां हाथ से लिखने की जरूरत है वहां हाथ से लिखा जाएगा। अपने माइंड को थोड़ा चेंज करो बेटा। आपको पता है समय का अभाव है, और समय के हिसाब से ही तो पढ़ोगे। आपको पॉलिटी के बाद अभी हिस्ट्री भी पढ़नी है, तो थोड़ा पीडीएफ तो लगाना पड़ेगा ना। अगर नहीं समझ आएगा तो फिर मैं आपको दोबारा समझाऊंगी, लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं रहे हो कि अभी आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना। अभी आपको केवल पढ़ना है कहां से क्या लिया गया है। भाई डीपीएसपी कहां से लिया गया है? मैम ऑस्ट्रेलिया आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कहां से लिया गया है? मैम आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति कहां से ली गई है? तो मैम आयरलैंड से ली गई है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे बेटा, आपके भले के लिए ही किया जाएगा जो किया जाएगा। आगे आइए, अब आ जाते हैं यूएस से, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमने किन किन चीजों को लिया है। ठीक है, तो देखिए यहां पर फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार हमने यूएसए से लिया है। सीधा क्वेश्चन आता है बेटा। ठीक है, उद्देशिका का विचार यानी कि आइडिया ऑफ प्रीएम्बल, मैंने आपको बताया था उद्देशिका पढ़ाते समय। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। मैम ये महाभियोग क्या होता है? बेटा महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति पर चलती है जब उन्हें उनके पद से हटाना होता है। तो राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की जो प्रोसीजर है उसको हम क्या बोलते हैं? इम्पीचमेंट या महाभियोग बोलते हैं मैम। और ये महाभियोग की प्रक्रिया हमने कहां से ली है?
तो आप कहोगे मैम अमेरिका से। मौलिक अधिकार कहां से लिए हैं? अमेरिका से। उद्देशिका का विचार कहां से लिया है? अमेरिका से। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी कहां से ली है कि हमारे यहां पर न्यायपालिका स्वतंत्र है, ये चीज हमने कहां से ली है? मैम अमेरिका से। न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ये हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 13 में। और मैं उस समय पूछूंगी कि जुडिशियल रिव्यू कहां से लिया था, तब आपको याद होना चाहिए अमेरिका से। एक होती है बेटा जी आपकी लोक जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे आप PIL भी कहते हैं। ये कहां से लिया है? तो मैम ये भी हमने यूएसए से। इंडिपेंडेंट जुडिशरी यूएसए से, जुडिशियल रिव्यू यूएसए से, राष्ट्रपति पर महाभियोग यूएसए से, आइडिया ऑफ प्रीएम्बल यूएसए से, फंडामेंटल राइट्स यूएसए से। और क्या क्या लिया है मैम हमने यूएसए से? बेटा जी 1789 जो ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब है कि अमेरिकी संविधान इस समय बना था। ऋतु यादव। ठीक है, आगे देखिए यहां पर आगे प्यारे बच्चे हम बात करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को कैसे हटाया जाएगा, यह हमने प्रोसीजर कहां से लिया है? अमेरिका से। क्लियर? उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया है? अमेरिका से। फाइनेंशियल इमरजेंसी, आपके देश में 3 प्रकार के आपातकाल लगते हैं, पढ़ाऊंगी मैं आपको, उसमें से फाइनेंशियल इमरजेंसी हमने कहां से ली है? अमेरिकी संविधान से। संविधान संशोधन में राज्य विधायिकाओं द्वारा अनुमोदन का प्रावधान, इसको समझो अच्छे से। बेटा मैंने आपको एक सिंपल सी चीज बताई है कि संशोधन करना किसका अधिकार है? मैम संसद का। लेकिन कई बार ऐसे संशोधन होते हैं जिसमें आपके राज्यों की विधानमंडलों की भी सहमति लेनी पड़ती है। मैम जिसमें हमें राज्यों की भी सहमति लेनी पड़ती है, तो ऐसे संशोधन आपके होते हैं जिनमें राज्यों की सहमति हमें लेनी पड़ती है। वो प्रोसीजर हमने कहां से लिया है? तो आप कहोगे मैम अमेरिका से। ठीक है, आगे आइए। अब आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में आ जाते हैं। प्रस्तावना की भाषा बताया था मैंने, ऑस्ट्रेलिया से। कुछ बच्चे तो मेरा इंटरव्यू लेने आते हैं कि मैम को आगे का भी पता है या नहीं पता है, कितना ही समझा लो, हम समझेंगे नहीं मैम। ले लेना बेटा मेरा इंटरव्यू, लेकिन क्लास से 5 मिनट पहले। ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगी जनहित याचिका का जनक कौन है, अगर तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं है तो। ठीक है, मैं बता दूंगी तुम्हें, इंटरव्यू भी दूंगी, लेकिन क्लास के एंड में। अभी प्लीज पढ़ लो। समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, मैंने आपको बताया था, जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों ही कानून बनाते हैं। वो आपकी कॉन्करेंट लिस्ट कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया से। आपके देश में सेंटर और स्टेट के बीच रिलेशंस हैं भाई, बहुत सारे रिलेशन हैं। जैसे प्यारे बच्चे हम कह सकते हैं मैम फाइनेंशियल रिलेशंस हैं, ठीक है, हम कह सकते हैं लेजिस्लेटिव रिलेशंस भी हैं। तो आपके ये जो रिलेशंस हैं, इनके बीच के जो संबंध हैं, ये कहां से लिए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। बेटा जी जब आपके संसद के दोनों सदन, जैसे आप भाई बहन हो, घर में आप झगड़ा करते हो, तो झगड़ा होता है तो पहले तो आपकी कुटाई होती है कि झगड़ क्यों रहे हो। फिर जब आपकी कुटाई हो जाती है, आप रो लेते हो, उसके बाद आपको समझाया जाता है कि आपस में लड़ना नहीं चाहिए। तो ऐसे ही आपकी तरह कभी कभी लोकसभा और राज्यसभा भी आपस में लड़ पड़ती हैं, और जब वो आपस में लड़ती हैं तो उन दोनों बहनों को समझाने के लिए एक साथ बुलाया जाता है कि यहां आओ, यहां बैठो, और बुलाते हैं राष्ट्रपति जी, और फिर उनको वहां पर समझाया जाता है कि भैया लड़ो मत आपस में। उसी को कहते हैं बेटा जी संयुक्त बैठक, उसी को कहते हैं बच्चा जी ज्वाइंट सेशन। और ये कब आता है? जब मैम लोकसभा और राज्यसभा का झगड़ा होता है। झगड़ा किस बात पर होता है? तो बेटा जी वो मैं आपको पढ़ाऊंगी संसद में।
ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। आइए कनाडा। कनाडा से क्या क्या लिया गया है? तो कनाडा में प्यारे बच्चे, कनाडा से संघीय शासन प्रणाली, हमारे यहां पर जो फेडरल सिस्टम है वो लिया गया है कनाडा से। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना। बेटा आपके जो राज्यपाल हैं उनके पास साइन होने के लिए कुछ बिल जाते हैं। विधेयक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बिल कहते हैं। तो वो जो बिल जाते हैं ना, तो राज्यपाल को लगता है कि भाई इस पे मुझे साइन नहीं करना चाहिए, इस पे तो राष्ट्रपति को साइन करना चाहिए। तो राष्ट्रपति उस बिल को राज्यपाल उस बिल को राष्ट्रपति के लिए रख देते हैं। मैं अगेन रिपीट करती हूं, राज्यपाल के पास में कुछ बिल प्यारे बच्चे किसके लिए जाते हैं? मैम सिग्नेचर के लिए। और जब सिग्नेचर के लिए उनके पास बिल जाते हैं तो कोई बिल ऐसा अगर उनको लगता है कि भाई इस पे मेरा अधिकार नहीं है बल्कि राष्ट्रपति को इस पे सिग्नेचर करना चाहिए, तो वो उस बिल को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखते हैं, रिजर्व्ड कर देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट कहां से लिया है? कनाडा से। ये कॉन्सेप्ट कहां से लिया है? कनाडा से। आप कहोगे, अगेन मैं रिपीट करती हूं कि राज्यपाल किसी बिल को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखते हैं। कहां से लिया है? कनाडा से। ठीक है, आगे देखिए बेटा जी, सशक्त केंद्र। हमारे यहां पर राज्यों से स्ट्रांग कौन है? राज्यों से शक्तिशाली कौन है? केंद्र सरकार। राज्य सरकार से बेटा जी ज्यादा शक्तिशाली है। और आपको मैं बता दूं कि ये कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है? मैम ये कॉन्सेप्ट लिया गया है कनाडा से। ये कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है बच्चा? कनाडा से। बहुत सारे बच्चे नाराज हो जाते होंगे, मैम हमारा कमेंट ही नहीं देखती हैं। आपकी नाराजगी उस दिन खत्म होगी जिस दिन आपके क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, कमेंट्स नहीं लूंगी बेटा। आगे आइए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। अब ये बड़ा दिक्कत है, अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं मैम? चलो ये तो हम याद कर लेंगे कि कनाडा से लिया गया है, लेकिन होती क्या है? तो बेटा जो आपके रेजिडुअरी पावर्स हैं, जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, तो आपने एक तो पढ़ी मेरे साथ संघ सूची, एक आपने पढ़ी मेरे साथ राज्य सूची, एक आपने मेरे साथ पढ़ी समवर्ती सूची। मैम तीनों सूचियां हमने पढ़ी हैं, तीनों के विषय हमने जो है आपने बताया कि इतने इतने विषय हैं। लेकिन बेटा ऐसा भी तो है कि मान लीजिए कि जो विषय थे वो जुड़ गए उसमें, लेकिन अगर कोई नया विषय आएगा तो उस पर कानून कौन बनाएगा? तो आप कहोगे मैम रेजिडुअरी पावर्स ऐसी शक्तियां होती हैं, या रेजिडुअरी शक्तियां या अवशिष्ट शक्तियां ऐसी शक्तियां होती हैं जो कि केंद्र सरकार के पास होती हैं। किसके पास होती हैं ये पावर्स? केंद्र सरकार के पास। और जब केंद्र सरकार के पास है तो कानून भी कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। और मैम ये वो विषय हैं जो आपकी तीनों अनुसूचियों से अलग होते हैं। जैसे साइबर क्राइम एक नया विषय बनकर आया है, तो क्या उसका सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे? निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे मैम? तो कौन निकालेगा? केंद्र सरकार। ठीक है, आगे आ जाओ। नेक्स्ट देखो, राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति। केंद्र मतलब केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्ति। ठीक है, आप ये कहोगे कि मैम केंद्र द्वारा नियुक्ति होती है। अब कौन करता है? क्या केंद्र सरकार खुद आके नियुक्ति करती है? नहीं, केंद्र सरकार नियुक्ति करवाती है, लेकिन राष्ट्रपति जी के द्वारा। यानी राष्ट्रपति जी उसी व्यक्ति को गवर्नर अपॉइंट करते हैं जिसका नाम सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें सजेस्ट करती है। अपॉइंटमेंट भले ही प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन मैम किसके कहने पर? केंद्र सरकार के। हाँ मनीषा, तीनों के अलावा अगर कोई भी विषय है तो वो आपका रेजिडुअरी पावर्स में आएगा, और ये रेजिडुअरी पावर्स आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं। ठीक है, आगे देखिए, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। आपके देश का जो सुप्रीम कोर्ट है,
आपके देश का जो सुप्रीम कोर्ट है बेटा जी, उस सुप्रीम कोर्ट के पास में एडवाइस देने की पावर होती है, और वो एडवाइस किसको देता है? प्रेसिडेंट को। लेकिन हमारी तरह नहीं है सुप्रीम कोर्ट कि हमसे कोई सलाह मांगे ना मांगे हम जबरदस्ती सलाह देते हैं, है ना। हमें मैम हम ये कह सकते हैं कि हमारी तरह थोड़ी है, खाली है सुप्रीम कोर्ट की भाई जबरदस्ती सलाह दे रहा है। जब राष्ट्रपति सलाह मांगेंगे तब सुप्रीम कोर्ट सलाह देगा। अगर राष्ट्रपति सलाह नहीं मांगेंगे तो सुप्रीम कोर्ट सलाह नहीं देगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है बेटा जी? एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, यानी सुप्रीम कोर्ट के पास में परामर्शी क्षेत्राधिकार होता है, और वो उसने कहां से उसे मिला है? कनाडा से। ठीक है, आर्टिकल 123 नहीं दीक्षांत, आर्टिकल 143 के तहत सलाह देता है। 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश है, ऑर्डिनेंस। नेक्स्ट, अगला। ठीक है, देखो यहां पर प्यारे बच्चे, जापान से हमने क्या क्या लिया है बेटा? एक मैं आपको पढ़ाऊंगी फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21। तो सिंपल आप याद रखो, आर्टिकल 21 में जो प्रोसीजर है वो हमने कहां से लिया है? मैम हमने जापान से लिया है। ठीक है बेटा, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, गुरजेंद्र सिंह दिल्ली में है सुप्रीम कोर्ट। आगे देखिए, दक्षिण अफ्रीका का संविधान, यहां से हमने क्या क्या लिया है? जापान से हमने क्या लिया है? आर्टिकल 21। अब दक्षिण अफ्रीका के संविधान से बेटा जी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भाई संविधान संशोधन की पद्धति, जल्दी बताओ संविधान में संशोधन कौन करता है? संविधान में संशोधन कौन करता है? जल्दी से बताओ। तो आप कहोगे कि मैम संविधान में संशोधन कौन करता है? बच्चा भी आंसर करेगा, पूरी उम्मीद है। तो संविधान में संशोधन जो किया जाता है उसका तरीका कहां से लिया है? साउथ अफ्रीका से। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है, निर्वाचन जिस तरीके से होता है वो प्रोसीजर कहां से लिया है? मैम दक्षिण अफ्रीका से। वेरी गुड जिसने कहा संसद, वेरी गुड जिसने लिखा है संसद। ठीक है, संसद। अभी मैं क्वेश्चन भी पूछूंगी तुम लोगों से, तब देखूंगी तुमने कितना कंसंट्रेट किया है क्लास में। आइए, सोवियत संघ या रूस, कुछ भी ऑप्शन में मिल सकता है। सोवियत संघ या रूस, कुछ भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। तो आप कहोगे कि मैम सबसे पहले मूल कर्तव्य हमने कहां से लिए हैं? रशिया से। मूल कर्तव्य हमने कहां से लिए हैं? रशिया से। ठीक है, प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श मैंने कल बताए थे कि 3 आपके जो हैं कौन कौन से? सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। कहां से लिए हैं तीनों? मैंने कल ही आपको बताया था, रशिया से। ठीक है, और हमने यहां से क्या लिया है? पंचवर्षीय योजनाएं, 5 ईयर प्लान हमने यहां से लिए हैं। हमने रशिया से लिया है इनको भी, 5 ईयर प्लान्स को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे आइए, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे बड़ी चीज गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। ठीक है, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, यहां पे फुल स्टॉप लगाना क्योंकि यहां से दूसरी लाइन शुरू है। तो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, जहां पे मैंने आपको बताया था कि आपका हेड ऑफ नेशन इलेक्टेड होता है, वहीं पे गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली होती है। ठीक है,
तो ये आपका जो गणतंत्र वाला कॉन्सेप्ट है हमने कहां से लिया है? फ्रांस से। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत कहां से लिया है? कल ही बताया था, तीनों प्रीएम्बल के शब्द हैं और तीनों फ्रांस से। तीनों कहां से लिए हैं बेटा जी? फ्रांस से। आगे देखिए, अब जर्मन के वीवर संविधान से आपातकालीन उपबंध। आपके यहां पर बेटा जी 3 प्रकार की इमरजेंसी प्रोविजंस हैं। फर्स्ट आपका लगता है राष्ट्रीय आपातकाल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी। दूसरा राष्ट्रपति शासन, जिसको कहते हैं प्रेसिडेंशियल रूल। और थर्ड होती है बेटा जी वित्तीय आपातकाल, यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये 3 प्रकार के आपके आपातकाल होते हैं, जिनमें से फाइनेंशियल इमरजेंसी कहां से ली है हमने? तो आप कहोगे कि मैम अमेरिका। ठीक है, तो ये जो आपातकाल का उपबंध है, जो ये प्रोविजन आपके संविधान में है, ये प्रोविजन हमने लिया है जर्मनी से। कि आपातकाल क्यों लगता है, कब लगता है, ये सब हमने कहां से लिया है? जर्मनी से। अब भारत शासन अधिनियम 1935 लगभग 250 अनुच्छेद उसी रूप में या कुछ परिवर्तन के साथ हमने क्या लिखा है? तो हमने लिया है अपने संविधान में इन चीजों को। मतलब हम कह सकते हैं कि प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे भारतीय संविधान पे इसी अधिनियम का पड़ता है। ठीक है, इसी अधिनियम का पड़ता है। एक मिनट आप एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, तो 10 देशों का संविधान और 11 में प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं तो 11वां आपका 1935 का अधिनियम। तो टोटल 11 चीजों का प्रभाव है, लेकिन देश कितने हैं? 10। ये आप ध्यान रखेंगे। अब मैं आपसे पूछती हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझसे लगातार पूछ रहे हैं क्वेश्चन कैसे आएगा। पहला क्वेश्चन मुझे बताइएगा, आराम से क्वेश्चन बताइएगा मुझे। सबसे पहला क्वेश्चन है, संसदीय शासन पद्धति कहां से ली गई है? पार्लियामेंट्री सिस्टम कहां से लिया गया है? दूसरा, द्विसदनीय व्यवस्था बाइकैमरल सिस्टम कहां से लिया गया है? तीसरा, आर्टिकल 75 का सब क्लॉज 3 कहां से लिया गया है? शॉर्ट में लिखा है सिंगल जुडिशियल सिस्टम, एकल न्यायिक प्रणाली कहां से ली गई है? एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप कहां से लिया गया है? सब कुछ मैम ब्रिटेन बताया है अभी आपने। ये जितना आपने लिखवाया है सब मैम ब्रिटेन से लिया गया है। ऐसे बनेंगे क्वेश्चन, ऐसे बनेंगे बेटा क्वेश्चन। तो मैं बताती चलती हूं क्वेश्चन कैसे बनेंगे, है ना। सब ब्रिटेन से लिया है। आगे आ जाओ। नेक्स्ट, आपसे अगर मैं पूछूं डीपीएसपी कहां से लिया है? आपसे मैं पूछूं 12 सदस्यों का राज्यसभा में मनोनयन कहां से लिया है? ये कहां से लिया है? और राष्ट्रपति का
निर्वाचक मंडल और निर्वाचक मंडल के साथ पद्धति, ये कहां से लिया है बताओ, कहां से लिया है? आयरलैंड। ऐसे ही तो आपको रिवाइज करना है। कहां से लिया है? आयरलैंड। अब बच्चे आंसर कर रहे हैं ना, वो वही बच्चे कर रहे हैं जिन्होंने लेक्चर को ध्यान से सुना है। आगे आइए, अब आते हैं हम क्या कहते हैं, बताइए। फंडामेंटल राइट्स कहां से लिए हैं? PIL को कहां से लिया है? जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन को कहां से लिया है? इम्पीचमेंट यानी महाभियोग कहां से लिया है? पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया है? ये कहां से लिए हैं? ठीक है, आपका इंडिपेंडेंट जुडिशरी कहां से लिया है? यानी स्वतंत्र न्यायपालिका कहां से लिया है? ठीक है, आपका आइडिया ऑफ प्रीएम्बल कहां से लिया है? सारे बच्चे कह रहे हैं मैम यूएस से। तो ऐसे ही तो बेटा आपको खुद से लिख लिख के रिवाइज करना है। आइडिया ऑफ प्रीएम्बल ये कहां से लिया है? तो ये सब जितना मैंने लिखा है और इसके अलावा भी ये सब मैम हमने यूएसए से लिया है। ये उन बच्चों की समस्या समाप्त कर रही हूं मैं जिनको इस बात का इतना कष्ट है कि कैसे लिखें। सब चीज की प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, बस आपको ढूंढना है। और कल मैं आपको संविधान की समितियां ऐसी पढ़ाऊंगी, एक तरफ समिति और दूसरी तरफ उसका हेड लिखा होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ। अब मैं आपसे बोलूं प्रस्तावना की भाषा कहां से ली है? समवर्ती सूची कहां से ली है? समवर्ती सूची ये हमने कहां से ली है? ठीक है, मैं आपसे पूछूं केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध सेंट्रल स्टेट रिलेशंस हमने कहां से लिए हैं? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कहां से ली है? तो बताओ जल्दी से कहां से ली है? मैम ऑस्ट्रेलिया से। सब ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक है बेटा, थोड़ी मेहनत आपको खुद से करनी पड़ेगी वरना फिर दिक्कत है। फिर संघीय शासन प्रणाली, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए बिल आरक्षित, आरक्षित मतलब रिजर्व्ड करना या सुरक्षित रखना। ठीक है, नेक्स्ट अवशिष्ट शक्तियां, सशक्त केंद्र, सशक्त केंद्र, राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति के माध्यम से करवाई जाती है। कहां से लिया है? ठीक है, और आपके सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी क्षेत्राधिकार ये कहां से लिया है? ऐसे ही बेटा आपको रिवाइज करना है सब। ये कहां से लिया है? सब मैम कनाडा से लिया है। सब कहां से लिया है? कनाडा से। आगे आ जाओ, आर्टिकल 21 कहां से लिया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली है?
संविधान संशोधन की प्रक्रिया, प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहां से लिया है? आर्टिकल 21 कहां से लिया है? ठीक है, बाकी चीजें जो मैंने अभी बताई सब कनाडा से हैं। आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, वेरी गुड मैम, जापान से लिया है। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहां से लिया है? तो आप कहोगे कि मैम ये दोनों चीजें साउथ अफ्रीका से, ये दोनों चीजें मैम दक्षिण अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से ली हैं। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आ जाइए। फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से ली हैं? 5 ईयर प्लान कहां से लिया है? आपके 3 प्रकार के न्याय जो कहां पर हैं प्रस्तावना में, ये कहां से लिए हैं? ये कहां से लिए हैं बताइए। उसके बाद में बेटा जी गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, उसके अलावा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द कहां से लिया है? ये कहां से लिया है? तो आप कहोगे कि मैम ये सब रशिया, और ये कहां से लिया है? फ्रांस। देखो सारे बच्चे बता रहे हैं। अब बताओ ये कैसे बता रहे हो अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा था तो? बेटा कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये ध्यान रखना। लास्ट बताओ आपातकालीन उपबंध कहां से लिया है? इमरजेंसी प्रोविजंस कहां से लिए हैं? इमरजेंसी प्रोविजंस कहां से लिए हैं बताओ? जर्मनी, बच्चे ने बोल दिया। हो गया बेटा जी सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लगभग 250 अनुच्छेद कहां से लिए हैं? 250 आर्टिकल्स कहां से लिए गए हैं? यह भी मैंने आपको बताया है, वो भी बता दो, उसका आंसर भी बता दो। खत्म। कल मैं संविधान सभा से संबंधित जो समितियां थी वो पढ़ाऊंगी, और आपको पढ़ाऊंगी इसके अलावा आपका संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। और बेटा जी पीडीएफ का यूज इसलिए किया जाएगा ताकि लिखने की जगह आपको समझाने का काम ज्यादा किया जा सके। जहां लिख के समझाने की जरूरत होगी वहां लिखा भी जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप कहोगे तो मैं आपको लिख के नहीं समझाऊंगी, लिख कर भी समझाऊंगी, लेकिन मैं पीडीएफ से ही आपको ऐसा पढ़ा दूंगी कि आपको ऐसा लगेगा बहुत बढ़िया मैम 1935 के अधिनियम से। वेरी गुड, शाबाश। तो आज हम अपनी क्लास को यही विराम देते हैं, कल मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ, नई चीजों के साथ। आज के लिए आपका बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश।